नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह था कि दिल्ली की महिला रेसलरों ने एक बार पुनः कोरोना की तरह से पुरजोर शक्ति से अपनी वापसी की है रेसलिंग संघ के अध्यक्ष श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध। कोरोना वाला बात तो समझ में आता है, क्योंकि अभी कल ही मैंने अपने वीडियो बयान में कहा था कि भाई आधार पूना वाला ने कहा है कि भाई मेरे पास कोरोना से लड़ने के टीका बहुतायत में है, लेकिन खरीदार बहुत कम है, उपयोग नहीं हो रहा है। समाचार चैनलों ने जैसे इस बात को सुना, टीवी पर कोरोना फैलाना शुरू कर दिया। यहाँ इतने मरे, इतने गए, इतना सर्दी खांसी बुखार मलेरिया और एक्सीडेंट में मर जाते हैं, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती क्योंकि उसका टीका नहीं बना है। लेकिन ये कुश्ती संघ और ये रेसलिंग संघ की महिलाओं व लड़कियों को क्यों हुआ कि वो पुनर्वापसी की है, यह बात गंभीर जांच का विषय है। एक बात मैं पहले भी कहा था कि भाई महिलाओं को, लड़कियों को, हमारे खिलाड़ियों को अगर किसी तरह का कोई अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा होगा तो यह स्वीकार नहीं है और इसकी इजाजत कोई भी भारतीय नागरिक नहीं दे सकता और ना देना चाहिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि कुश्ती संघ की कुछ महिलाओं ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को गंदा, खराब और छेड़छाड़ करने वाला बताया, जबकि उसी कुश्ती संघ की बहुत सारी लड़कियों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को बढ़िया, ईमानदार और शानदार कहा। अगर एक आदमी चोर कह रहा है, दूसरा आदमी ईमानदार कह रहा है, तो फिर ये मामला असमंजस वाला हो जाता। सॉरी, मुझे कोरोना नहीं हुआ है, छींक और जुकाम आम बात है, इसी को लोग कोरोना बता दे रहे हैं क्योंकि आधार पूना वाला का आधार है हमारे पास। यह बताया कि भाई टीका बहुत है, सप्लाई कम है, हमारे छींक से मत घबराइएगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो उन महिलाओं में जिन्होंने कहा है कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है, उसको भी गंभीरता से लिया जाए। लेकिन अगर जिन महिलाओं ने कहा है कि नहीं, हम तो 20-30 साल से कुश्ती में है और कुश्ती संघ के लोगों से इस तरह की किसी तरह का दुर्व्यवहार, दुर्भावना तो हमें कभी देखने को नहीं मिला, उनके बात का भी ध्यान दिया जाए। लेकिन यह सब ध्यान देने में एक बात ध्यान देने वाली बात है, वो मैंने अपने पहले ही बयान में, जिस दिन ब्रिजभूषण शरण सिंह पर इल्जाम लगा था, मैं उसी दिन कहा था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को फंसना ही था, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े व्यापारी बाबा के प्रोडक्ट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डुप्लीकेट साबित करने का प्रयास किया था, जो कि लाइव रिपोर्ट के आधार पर था, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा था। और एक सूबे के बहुत बड़े मुख्यमंत्री, जिनकी कद आजकल सबसे बड़ी है, कहीं कहीं तो वो देश के 1 नंबर में है, उनसे सीधा टकराव का जोखिम लिया था। इतनी बड़ी शख्सियतों से टकराओगे तो ठोकर तो जरूर खाओगे। व्यापारी बाबा के व्यापार के साथ साथ बहुत सारा कारोबार है और बहुत सारा कारोबार में एक ये कारोबार भी है। इस विषय पर भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और उन खिलाड़ियों का फोनों की जांच, मिलने की जांच, ईमेल का जांच हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और यह कृपा कहाँ अटकी है और ये कृपा कहाँ से बरस रही है, यह बात साफ और स्पष्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं जितना ब्रिजभूषण शरण सिंह को जानता हूं, वो महिलाओं का सम्मान करने वाले हैं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ जैसी घिनौनी प्रवृत्ति के आदमी वो नहीं है। कई सुपरस्टार महिलाओं का, हाँ का शुभ आशीर्वाद, कई महिला सुपरस्टारों का स्टारडम प्रभावित किया ब्रिजभूषण शरण सिंह ने। उनको अपना मनमानी करने से रोका और कहा कि आप स्टार बनी हैं इस कुश्ती से, भारत के तिरंगे से, तो आप भारत का तिरंगा और कुश्ती का सम्मान रखते हुए स्टारडम को एंजॉय कीजिए, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। तो महिला खिलाड़ियों ने कहा कि हमसे कुश्ती संघ है, कुश्ती संघ से हम नहीं है। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने खुलेआम कहा कि कुश्ती संघ से बड़ा कोई नहीं है, चाहे कोई कितना हो बड़ा स्टार हो। कई महिला खिलाड़ियों को यह बात खल गया था, क्योंकि इसके पहले के स्टेटमेंट में दिख रहा है
कई महिला खिलाड़ियों ने जो इस धरने में बैठी हैं, उन्होंने अपना मनमाना यूनिफॉर्म पहन के कुश्ती लड़ना चाहा, जिसमें कंपनियों के विज्ञापन और लोगो चिपके हुए थे। ब्रिजभूषण सिंह ने कहा कि भाई रिंग में उतरना है, अखाड़े में उतरना है, मैदान में उतरना है, तो जो भारतीय कुश्ती संघ का प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म है उसी को पहन करके उतरना है। तो उन स्टार खिलाड़ियों ने यह कहा कि भाई हम स्टार हैं और हम अपने मर्जी के मालिक हैं। ब्रिजभूषण सिंह ने उस वक्त उनकी औकात बताई थी। यह तो ब्रिजभूषण के विरुद्ध होना ही था। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। तो खैर, आज मेरा मामला ब्रिजभूषण शरण सिंह और कुश्ती संघ की लड़कियां नहीं है, बट एक संदेह है कि जिस तरह से कोरोना वो अपनी वापसी की है, उसी तरह से कुश्ती संघ की लड़कियां वापस क्यों वापसी की है, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं। या मैं अगर कहूं कि मैं उसको समझ रहा हूं, तो फिर आप समझिए कि मैं क्या समझ रहा हूं। खैर, आज मैं चूंकि सामाजिक आदमी हूं और समाज पर ही बोलना चाहता हूं, तो मुद्दा सामाजिक अभी यह है कि आज नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के नई नवेली हवाई जहाज का जांच किया कि ये कितना ज्यादातर उड़ सकती है, क्योंकि उनको मोदी के उड़ान का मुकाबला करना है। तो उस जहाज की कैपेसिटी को भी जांचना है कि क्या यह जहाज मोदी जैसे, हाँ अमित भाई शुभ आशीर्वाद, क्या यह जहाज मोदी के मुकाबला उड़ सकती है। तो बिहार सरकार के तेल पानी और उसके तनख्वाह पर पलने वाले पायलटों को उन्होंने आदेश दिया कि भाई सबसे पहले कलकत्ता का संदेश खिलाने के लिए ले चलो और वहां पर जा करके कुछ राजनीतिक संदेश भी देंगे। तो कलकत्ता में ममता बनर्जी से मिले और बंगाल का संदेश खाया। संदेश एक मिठाई है और राजनीति का संदेश दिया, वो एक पॉलिटिकल मैसेज है। मतलब नीतीश कुमार खाने तो संदेश गए थे, लेकिन उसका राजनीतिक संदेश भी बन गया, जिसके राजनीति पर संदेह हमेशा से बरकरार रहा। नीतीश कुमार के पार्टी के लोगों ने ही उनके संदेश पर संदेह व्यक्त किया और बोला कि वो संदेश देने नहीं गए हैं, संदेश खाने गए हैं और खाने में कोई बुरा नहीं है। लेकिन मैं चूंकि नीतीश कुमार का कभी भी फॉलोअर नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं नीतीश बाबू को यह अनुरोध करूंगा कि अपने उम्र का ख्याल रखें, ज्यादा मिठाई न खाएं। आपको शुगर ना भी हुआ होगा तब भी आपको मिठाई नुकसान करेगा, चाहे वो कितना हो बंगाल के प्यार में डूबा हुआ ममता बनर्जी का ममता में मिष्ठान क्यों ना हो। खैर, जब नीतीश कुमार को लगा कि भाई मिठाई ज्यादा हो गई है और कुछ संदेश से संदेश नहीं गया, तो उन्होंने अखिलेश यादव का रुख किया उत्तर प्रदेश में और अहिर के घर माठा और दूध खाए होंगे। और क्या खाए होंगे, अखिलेश के पास तो कुछ अब है नहीं, क्योंकि जो था वो टाइल उखड़वा करके उन्होंने कई करोड़ का घर बनवा लिया। मतलब अखिलेश यादव दुनिया के वाहिद ऐसे राजनीतिक शख्सियत है जो टूटे हुए टाइल के कबाड़ी से करोड़ों रुपया का घर खरीद लिया। बाकी कुछ पैसा बचा ही होगा, क्योंकि टाइल अगर कीमती नहीं होती तो वो वहीं छोड़ देते। तो टूटी हुई टाइल की कीमत जाने कि अखिलेश यादव लखनऊ के सबसे पास इलाका विक्रमादित्य मार्ग पर एक बहुत ही आलीशान महल बनवाए हैं टूटी टाइल के बिकने से। मैंने भी अपने घर में रिनोवेशन कराया था, तो 4-5 ट्रक मलबा बिका था, 1500 रुपया ही दिया था। तो 1500 रुपया के कीमत से अगर दिया जाए तो टाइल उनकी कितनी कीमती ही वो आदमी प्रेमनाथ जी जोड़ेंगे, मैं नहीं जोड़ूंगा। मैं तो बात यह कर रहा हूँ कि संदेश खाने और संदेश देने के बाद नीतीश बाबू वापस पायलट की हवाई उड़ान की जांच करने के लिए उसको लखनऊ लेके आए और लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की। लखनऊ में उन्होंने क्या कहा, क्योंकि लखनऊ में तो कहा है कि पहले आप, तो लखनऊ में अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को कहा होगा कि राजनीति से रुखसत पहले आप करिए, हम बाद में करेंगे। या नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के बेटे के साथ मिलकर के लालू प्रसाद के रिश्तेदार और मुलायम सिंह के पुत्र को कहा कि भाई पहले आप रुखसत करिए ना, आपसे कुछ हो थोड़े रहा है, बाबा के सामने किसी की चल थोड़े रही है। अब तो राजनीति में सिर्फ बाबा बा और टिके बाना। एनीवे, लेकिन इस शाम होते होते शरद पवार साहब अभी वर्तमान राजनीति में सबसे वरिष्ठतम सदस्य है शरद पवार जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है शरद पवार के सानिध्य का, अपने सर पे उनका हाथ रखवाने का। हुआ यह कि मैं परम श्रद्धेय चंद्रशेखर जी का घर ही मेरा पता था, दिल्ली का पहला मेरा वही स्थान जानने वाला था जहां मैं जाता रहता था। तो वहां पर आदरणीय शरद पवार साहब से मुलाकात होती रहती थी। श्रीकांत ने लिखा है कि आज का
फोटोआ फालतू का देखें दीदी दीदी। चलिए ये तो अलग बात है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले शरद पवार की निकली है, अब दीदी हो गए, दीदी वाला छोड़ दीजिए। पलटू और दीदी ने क्या कहा ये अब निकल गया, वहां से कोई संदेश नहीं जा सका, सिर्फ संदेश खा के आ गए हैं। राजनीतिक संदेश देने में कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि वहां दीदी का एक अलग संदेश है। दीदी का संदेश पर आगे चर्चा करूंगा। पवार साहब की बात निकले तो पहले पवार साहब की कह। तो पवार साहब श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के बड़े अनन्य मित्रों में से थे और उनके यहाँ उनका आना जाना था और हमारा रहना था। तो पवार साहब को मैं मिला हूँ और तब मैं राजनीतिक शख्सियत और राजनीतिक काट छाट का देखा था कि जो श्रद्धेय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे उसमें सबसे बड़ा योगदान शरद पवार साहब का था। कांग्रेस का बाहर से समर्थन देना, शरद पवार तो यह चाहते थे कि कांग्रेस शामिल होकर के समर्थन दे, लेकिन राजीव गांधी को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर शामिल होकर देंगे तो हम किस मामले पर चंद्रशेखर का बुराई करेंगे, क्योंकि फिर तो वो चंद्रशेखर पूरी पार्टी को समाहित कर लेंगे अपने आप में। इसलिए हमको बाहर, वो एक अलग बात है, लेकिन सरकार बनी थी। शरद पवार का राजनीतिक सूझबूझ और उसका आप पहले से मैं लोहा मानता हूं। अब शरद पवार साहब ने जो पावर पंच मारा है आज शाम होते होते, उस पर सारी राजनीतिक एकता धराशायी हो गई। अब सवाल यही है कि वो पंच क्या था और क्यों था, इस पर ही कुछ देर बात करूंगा। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मित्रों, असल में क्या है कि जब से शरद पवार साहब ने अपनी पार्टी बनाई है तब से एक उनका दुर्भाग्य रहा, क्योंकि जिस कद के शरद पवार है उस कद की वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म उनको मिल नहीं पाई। उनका पार्टी पूरे महाराष्ट्र में भी कहीं नहीं है। महाराष्ट्र के सिर्फ मराठवाड़ा में थोड़ा बहुत उनका दबदबा कहिए या उनका सम्मान कहिए या उनका असर कहिए, मराठवाड़ा के अलावा और कहीं नहीं है। महाराष्ट्र के पार्टियों का दुर्भाग्य यही है। जैसे शिवसेना मुंबई की पार्टी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलावा और बाहर कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के बाहर की पार्टी है, उनका मुंबई में बस बहुत थोड़ा बहुत है शिवसेना के सहयोग से। लेकिन अब राजनीतिक परिदृश्य बदले हैं, शिवसेना टूटी है और जो ठाकरे का ठोक तंत्र था उससे शिवसेना बाहर निकली है और अब लोकतंत्र जैसा महसूस हो रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने लिए अगर कोई जगह बनाने का प्रयास करेगी तो हो सकता है वो मुंबई में भी कुछ अपना स्थान बना पाए। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट शिवसेना का और उप मुख्यमंत्री कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का नहीं बनता। ये भाजपा के दूर की राजनीति है, यह अब दिखने लगेगी 24 में कि क्यों ऐसा हुआ है। मैं बात शरद पवार साहब पकड़ रहा हूं। तो मित्रों, शरद पवार साहब का स्थिति यह है कि उनका मराठवाड़ा में ही थोड़ा बहुत प्रकोप है, स्कोप है या प्रभाव है, जो आप कहें। मैं तीनों बातें आपके सामने रख दिया। अब शरद पवार साहब का मानना है कि वो ये देख रहे हैं कि ममता बनर्जी अपने आप में छत्रप है, वो भी कांग्रेस से निकली हुई छत्रप है और लगातार अपने दम पर तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाए हुए हैं। वो अलग बात है कि मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू वोटों की पोलराइजेशन से जो उन्होंने ख्याति पाई है या कुख्याति पाई है, वो उनका सत्ता प्राप्ति का राज है। हिंदू का टूट और मुसलमानों को दी लूट की छूट से ममता बनर्जी सरकार बना रही है। तो वो क्यों शरद पवार को मौका देंगी, स्पेस देंगी, जिसमें शरद पवार एक मराठवाड़ा के छोटे से हिस्से में है और ममता बनर्जी पूरी पश्चिम बंगाल में है। यह कहीं कोई मतलब बिल्कुल स्पष्ट है उसके सदस्यों के गिनती से कि पूरे पश्चिम बंगाल में ममता है। और जहां ममता नहीं है वहां भी वो ममता नहीं, कठोरी है, क्योंकि नाम उसका ममता है। राजनीति में वो बहुत कठोर है, अपने विरोधियों को टंगवा देती है। और कितने विरोधी कलकत्ता के सड़कों पर टंगे हुए मिलते हैं और बाद में मोबाइल से शूट होती है। समाचार चैनल वाले दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी है कि जब सीबीआई को वो गिरफ्तार कर सकती है तो तुम्हारा क्या हाल होगा। हमारे भोजपुरी में कहते हैं कि सुपवा कई गत चलनी या की गत तोहरो कौन लोही है लवन न तो भीतरे रहो। तो वो मीडिया वाले भीतरे रहते हैं, डर के मारे बाहर नहीं निकल पाते। वो कुछ फ्रीलांसर यूट्यूबर मोबाइल वाले उसको दिखा देते हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। समाचार पर लटके हुई लाशें पश्चिम बंगाल की बहुत कम देखने को मिलती हैं, यह बात समझने वाली है। तो ममता बनर्जी क्यों देंगी? रहा नीतीश कुमार, एक ही डायलॉग मारते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे भैया, जब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो बिहार सरकार के कर से चलने वाला हवाई जहाज का तेल और पायलटों का पसीना काहे बहवा रहे हो भाई?
जहाज को रखो ना, वहां पर रोज रोज दारू माफिया के चक्कर में पुलिस वाला मर रहा है और पुलिस वाले के चक्कर में दारू माफिया मर रहा है। हवाई जहाज से छपरा टू पटना, पटना टू रांची घूमो ना भैया, वहीं के लिए जहाज लिया हुआ है, काहे लिए परेशान हो? बेमतलब कलकत्ता का संदेश खाने जा रहे हो, तो जब तुमको कुछ नहीं तो काहे लिए परेशान हो रहे हो? मैं कहूँगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आधा घंटे में बकवास करूँ, क्यों करता हूँ भैया? मुझे चाहिए, मुझे अपने बात लोगों तक पहुंचाने की भूख है। मैं चाहता हूँ आदरणीय प्रेम जी मेरे को अपना आशीर्वाद दें, श्रीकांत मुझको अपना शुभकामना दें, और लोग मुझे अपना बात रखने का मौका दें, मुझे सुने, मेरे को समझे, मेरे को जाने और मेरी बात से मेरे को पहचाने। मेरा लालच है, इसीलिए तो मैं आ रहा हूँ। आधा घंटा क्यों बोलता? खाना खाने के बाद टहलता ना, खाना पचता, शुगर नहीं होता। तो मैं तो, मेरा तो खुला एजेंडा है। नीतीश कुमार बेशक कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो काहे परेशान हो? अब रहा अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल मीडिया का बनाया हुआ गुब्बारा है, हवा है, लेकिन उड़ान उसकी बड़ी ऊंची रहती है। उसमें हाइड्रोजन भरा हुआ रहता है और मीडिया वाले उसको ना भी हवा दे तो हाइड्रोजन वाला गुब्बारा बाहर ही उड़ता रहता है। वो उसी तरह से उड़ रहा है हवा में, और इसी हवाबाजी में वो पंजाब जीत लिया खालिस्तान के समर्थन से। अब उसके खालिस्तानियों की एक्टिविटी से पंजाब इतना ज्यादा परेशान हो रहा है कि उसके दुर्दशा को देख करके कहीं और उसका स्कूप बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन खुशफहमी पालने में तो कोई बुराई नहीं है। खुशफहमी तो मुझे भी हो सकती है कि मोदी बेमतलब का प्रधानमंत्री है, मुझसे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर मुझे हो सकती है तो केजरीवाल तो भाई एक सूबे का मुख्यमंत्री है और दूसरे सूबे में मुख्यमंत्री के रूप में अपना स्टैंप, रबड़ स्टैंप खड़ा कर रखा है और पंजाब दिल्ली दोनों का आनंद ले रहा है, तो उसे तो हो ही जानी चाहिए। इन सब देखने के बाद शरद पवार साहब एक चीज और देख रहे हैं कि मोदी जी की मिली भगत से राहुल गांधी को फुल स्पेस राजनीति में दी जा रही है, क्योंकि यह बात समझने वाली है कि जितनी जल्दीबाजी में राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी का सदस्यता कैंसिल हुआ, वो तो न्यायिक प्रक्रिया थी, उसमें मोदी का कोई मतलब नहीं है। वो राहुल गांधी खुद चाहते थे कि वो डिस्क्वालीफाई हो और उनको मैनेज मिले, लेकिन डिस्क्वालीफाई के बाद जितनी तत्परता तो उनका बंगला खाली किया गया, वह राजनीतिक संदेश देने के लिए किया गया। अगर मोदी चाहते तो वो बंगला खाली ना कर सकते थे, बाजार भाव में राहुल गांधी को दे सकते थे, और राहुल गांधी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जितना रुपया किराया है उतना रुपया तो हेराल्ड से किराया आ जाता है, उसका कई गुना ज्यादा। मतलब राहुल गांधी का नंबर 1 में पैसे की कमी नहीं है, नंबर 2 तो गिनती ही नहीं है, लेकिन किराया तो नंबर 1 में जाएगा। तो नंबर 1 में हेराल्ड से आता है, बॉम्बे हेराल्ड से आता है, पूना हेराल्ड से आता है, मतलब देश भर में क्रीम संपत्तियां हेराल्ड के नाम से है और वो आ ही रहा है किराया। और भी बहुत सारा, मोतीलाल प्रतिष्ठान, जवाहरलाल प्रतिष्ठान, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, बड़ी मतलब चीन से जो फंड आता रहता है वो भी तो उनके पास ही है, राजीव गांधी फाउंडेशन। तो पैसे की तो कमी है नहीं माँ बेटे के पास, तो किराया मिल सकता था। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी अपने माँ से बड़ा प्यार करते थे और माँ के साथ बुढ़ौती में ना रहने की दर्द माँ का और बेटे का वो जानते थे। इसीलिए मोदी जी ने कहा कि भाई एक बेटा जो एक दिल्ली के बगल में, माँ के बगल में एक आलिशान बंगले में रह रहा है और उसकी माँ एक दूसरे आलिशान बंगले में अकेले टहल रही है, ऐसे वृद्धावस्था की उम्र में माँ बेटे की जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। उनका खुद का अनुभव था, अपने माता जी के प्रति अगाध प्रेम और पुत्र माँ का जो संबंध था, उसी को उन्होंने बलवती करने के लिए बेटे से घर खाली करा लिया कि भाई जा करके माँ के साथ मजबूरी में सही वहां रह, और माँ के साथ सुबह शाम रहेगा तो उनकी बुढ़ौती ठीक कटेगी और तेरा जतरा बनना भी ठीक बनेगा, क्योंकि माँ के आशीर्वाद हो सकता है कुछ 2-4 वोट कमा ले। ये तो रहा फेसबुक का ज्ञान। लेकिन जो मेरा राजनीतिक ज्ञान है वह यह है कि इन सब लड़ाइयों के बीच नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश भर में राहुल बनाम मोदी ही हो। उसका 2 राजनीतिक निहितार्थ है। पहला, कांग्रेस पार्टी बड़ी है, नेता बहुत छोटा है, तो उसको पॉलिटिकल स्पेस पूरे देश भर में नहीं मिलेगा ड्यू टू उसके नेता के कैपेसिटी पर। क्षेत्रीय दलों में नेता बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनको राजनीतिक पार्टी बहुत छोटी है। जैसे शरद पवार साहब बहुत बड़े नेता है, अभी वर्तमान राजनीति में चढ़ते हैं, लेकिन उनके पास मराठवाड़ा का और कहीं नहीं है। ममता बनर्जी बहुत बड़ी नेत्री है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मेरा राजनीतिक विरोध उससे हो सकता है, मैं राजनीति में उसको 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ वो राजनीति छोड़ करके संन्यास ले ले और गंगा घाट पर जाकर ओम नमः शिवाय करे या जय मां गंगे जय मां गंगा करे, यही उसके लिए ठीक जगह है। लेकिन वो हमारे कहने से मानेगी नहीं। लेकिन ममता बनर्जी अपने दम पर पश्चिम बंगाल में तीसरी टर्म सरकार बनाए हुए और चला रही है।
तो उसके पास बंगाल के अलावा बिहार के बॉर्डर तक कोई नहीं पूछता, उधर उड़ीसा में कोई नहीं पूछता, उधर असम में कोई नहीं पूछता, तो उसका और कहीं स्कोप नहीं है। पश्चिम बंगाल तक सीमित है। नेता बड़ी, पार्टी छोटी। नीतीश कुमार तो ना नेता है ना पार्टी है, उनके पास ना तो बिहार में पार्टी रहे ना नेता रहे, तो उन पर चर्चा ही ठीक नहीं है। अखिलेश यादव राजनीतिक रूप से अक्ललेस है, ये साबित हो चुका है, क्योंकि जिस चीज से अभी दुनिया खफा है उसको वो इंडोर्स कर रहे हैं। और इसीलिए गायना निकला है कि गुंडा चाहते हैं अखिलेश भैया वापस आओ, और उस वो गदगद हो रहे हैं। तो उनके साथ भी यही हाल है। नवीन बाबू का तबीयत खराब है और वो बहुत राजनीतिक लंध फंद में पड़ते नहीं है, बड़े ईमानदार और कमर आदमी है। उनको अपने उड़ीसा के अलावा कहीं से और कोई मतलब नहीं है। मेरा भला उड़ीसा का भला है, वो उसको मानते हैं। दक्षिण भारत वालों में से चंद्रबाबू नायडू थोड़ा छड़ी उड़ी निकाल के चल रहे थे, तो जगन मोहन ने उनकी औकात बता दी कि तुम्हारा छड़ी लेके घूमते रहो, नीचे की जमीन खंगाल दिया। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना संभाल लिया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वो दोनों लोगों ने संभाल लिया है, तो वहां पर चंद्रबाबू नायडू की स्थिति खराब हो गई है। जयललिता और के करुणानिधि के गोलोकवासी होने की वजह से तमिलनाडु की स्थिति एकदम खराब है। स्टालिन अभी राजनीति में कदम रखे हैं, तो वो अभी तमिलनाडु में ही पैर जमाना चाहेंगे, दिल्ली आने की जहमत उठाने का प्रयास ही नहीं करेंगे। और वही हाल जयललिता के पनीर सेल्वन का है। पनीर सेल्वन और वो अपनी जयललिता के बहन और जयललिता के छद्म परिवार से ही परेशान है, तो वो पनीर सेल्वन के बस की कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के देश भर की जो राजनीतिक दशा दिशा है, उसमें पार्टी छोटी और नेता बड़ा है, और जो पार्टी बड़ी है उसका नेता छोटा है। इस स्थिति में नरेंद्र मोदी का एक तीर से दो शिकार या बहुत बड़ा शिकार होगा। वो राहुल गांधी का बंगला खाली करा करके जो टीवी पर वो चल रहा है कि हम छोड़े चले इस बंगले को, जब याद आए तो ना रोना, तरह तरह के गाने उसमें मीम्स बन रहे हैं, वो प्रचार राहुल गांधी को मिल रहा है। और राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी की प्रचार मजबूत हो रही है, और जब मजबूत हो जाएगी तो राहुल बना मोदी होगा। और राहुल बना मोदी उसी तरह से होगा जिस तरह से शेर के सामने मेमना खड़ा हो, वो बेचारा अपने आप को बचाने में भागेगा और लोग समझेंगे कि राजनीतिक दौड़ कर रहा है। मोदी की राजनीतिक शख्सियत, राजनीतिक चाल यही है, क्योंकि अगर मोदी के मुकाबले राष्ट्र स्तर पर शरद पवार नेता स्थापित हो जाएंगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि उनका अनुभव बहुत ज्यादा है। शरद पवार के मुकाबले जयललिता, ममता बनर्जी अगर पूरे राष्ट्र स्तर पर एक नेता घोषित हो जाएंगे तो उसकी भी राजनीतिक चपलता है। नीतीश कुमार की तो खैर हैसियत नहीं, उसी पर चर्चा ना किया जाए, लेकिन जो राजनीतिक छत्र जिनकी राजनीतिक मुकाम ऊंची है, उनको अगर पूरे देश की प्लेटफॉर्म मिल जाए तो थोड़ा सा भाजपा के लिए मुश्किल आ जाएगा, क्योंकि मोदी के साथ तीसरा बार का एंटी इनकम्बेंसी और भाजपा के अंदर उनके विरुद्ध पनपता जनभावना भी होगी, क्योंकि कई एमपीओ को खाने कमाने का मौका नहीं मिल रहा है और वो लोग दुखी हैं, खासतौर से वो जो बाहर से आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि वो मौका परस्त लोग हैं। कांग्रेस ने बहुत दिया, वहां कुछ मौका नहीं मिला तो भाजपा में आ गए, अब भाजपा में भी कमाई नहीं मिल रही तो छटपटा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की छटपटाहट भी मोदी को नुकसान करेगी, मोदी इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी का बंगला खाली करा करके उनको मौका दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं इन सब लोगों पर हावी होने का। और शरद पवार यह बात समझ रहे हैं, और राजनीति में मजबूरी का फायदा जितना ज्यादा उठा लो उसी को असल में राजनीति कहते हैं। राज यह है कि आपकी जितनी बड़ी मजबूरी होगी उतना बड़ा हमारा नीति होगा। यह राज रखा जाता है जो नीति है, इसी को राजनीति कहते हैं। शरद पवार चाहते हैं कि मेरी स्थिति बेशक मराठवाड़ा में कम हो, आप हमको फुल स्पेस दीजिए, नहीं तो मैं रह रह करके राजनीतिक एकता का हवा निकालता रहूंगा, जैसे आज निकाला, जैसे उसके पहले निकाला। अगर मान लो 24 होते होते तक इसी तरह से राजनीतिक संगूफा शरद पवार छोड़ते रहेंगे तो विपक्षी एकता छिन्न भिन्न हो जाएगी। अंत में मजबूर होकर लोगों को कहना पड़ेगा कि बेशक आपकी राजनीतिक स्थिति 2 सीट की भी नहीं है, लेकिन चलिए हम 10-20 सीट आपको दे देंगे। इसीलिए शरद पवार यह सब कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के चर्चा बेईमानी है, क्योंकि आएगा तो मोदी है। अब श्रीकांत भाई ने लिखा, मैं चाहता हूं उनका बात पढ़ूं। श्रीकांत भाई ने लिखा है कि भैया ये अकाट्य सत्य है कि जब सारे चोर एक अपनी विचारधारा को त्याग कर एक मंच पर आ जाए, मतलब राजा ईमानदार। नहीं, राजा ईमानदार है ये तो वो खुद ही कह रहे हैं, हम तो कहीं नहीं रहे। राजा ईमानदार है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऐसा है श्रीकांत, आपको एक बात बताऊं, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी, मेरा आत्मा नहीं कहता कि वो चोर थे। जो बोफोर्स में दलाली हुई न हुई या जांच नहीं हुआ, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मैं बताऊं कि राजीव गांधी
एक बड़े ही अच्छे स्वभाव के ईमानदार नेता थे, क्योंकि वो राजनीतिक थे नहीं। उनको तो मजबूरी में राजनीति में सोनिया गांधी ने घसीट दिया, वो अमेरिका के इशारे पर। और बात ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो सब पहले से प्लान था। सोनिया गांधी का शादी ही कह करके करवाया गया था। वो ये मंच बोलने लायक नहीं है, क्योंकि वो खुफिया बात है और उसको खुफिया स्तर पर ही कहना चाहिए। तो राजीव गांधी पर जब एक बोफोर्स का इल्जाम लगा, तो राजीव गांधी की स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो सदस्य संख्या इतनी नहीं ला पाए कि नेता विपक्ष की दर्जा हासिल कर सके उनका बेटा। तो जनभावना ईमानदारी नहीं देखती। जनभावना अरविंद केजरीवाल जैसे चोर को ईमानदार मान लेती है और दिल्ली के गद्दी में 3-3, 4-4 बार लगातार बैठा देती है। नीतीश कुमार के 2% वोट ना होते हुए भी उनको मुख्यमंत्री बना देती है, क्योंकि वो परिस्थिति के मुख्यमंत्री है, ये साबुद्दीन ने कहा था। और ये सच्चाई भी है, नीतीश कुमार के नाम पर आज तक कुछ नहीं हुआ, मुख्यमंत्री बना बैठा है। राजस्थान के अशोक गहलोत के नाम पर आज तक राजस्थान में चुनाव नहीं हुआ, हमेशा किसी न किसी के नाम पर चुनाव हुआ और मुख्यमंत्री के रूप में वो बैठ गया। तो राजनीति में एक बयान तुम्हारे विरुद्ध जाएगा, तुम्हारा जमानत जब्त हो जाएगा। राजनीति बड़ी बुरी चीज है और भारत के लोगों को, हम जो राजनीतिक दल के लोग हैं, उन पर हमेशा दबाव में रखते हैं फ्री मन से। सिर्फ इलेक्शन में कहा जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर तो होता नहीं। हमारा दिमाग कहाँ फ्री है। कोई कहता है कि लैपटॉप देंगे, कोई कहता है स्कूटी देंगे, कोई कहता है मोबाइल देंगे, कोई कहता है 15 किलो आटा देंगे, कोई कहता है 15 लाख माफ करेंगे, कोई कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको हाथ पार करके विकलांग बनाएंगे, घर में आपका तनख्वाह देंगे। यह सब फ्री माइंड कहाँ है। मेरा तो दिमाग इसमें उलझा हुआ है कि मैं लैपटॉप लूं कि मोबाइल लूं, स्कूटी लूं कि 15 किलो आटा लूं कि 15 लाख वो लूं कि या घर में तनख्वाह लूं, कुछ ना करूं। हमारा दिमाग तो इसमें है। अब हमारा देश में अदालतों के मतलब सिर्फ धार्मिक मामलों में 100 मोटर लेती है, इस मामलों तो लेते नहीं कि भाई 135-40 करोड़ लोगों को विकलांग बना करके फ्री में राशन खिलाओगे तो देश का विकास कैसे होगा। आज मनरेगा राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो साबित हो चुका, लेकिन गांव का किसानी खेती मर गया। आज जो गेहूं का और कृषि चीजों का अकाल पड़ा हुआ है, वो क्यों? क्योंकि गांव का मजदूर मनरेगा से पैसा ले रहे हैं, महुआ मार के सोया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उनको कनस्तर में जब तक आटा है तब तक किसी चीज की चिंता नहीं है। और आजकल मोबाइल में डाटा भी तो 1 GB साथ में फ्री मिल रहा है, तो वो रात वाला सिनेमा दिन में देख करके मस्त रहते हैं और पौवा महुआ मार लेते हैं। महुआ भर का मनरेगा से तनख्वाह आ जाता है। और अब मोदी जी की कृपा से अनाज भी घर में आ गए, तो अब पीने के लिए महुआ है और खाने के लिए रोटी है, तो बाकी उनको चाहिए का क्यों तुम्हारे खेत में काम करेगा। इस तरह के हमारे देश में बहुतायत में लोग हैं जिनका कनस्तर बड़ा है, तुमको सुनेंगे नहीं। तो ये सब चीज देश के विकास में घातक ही तो है, मुफ्तखोरी। तो हम कहां मना करते हैं, और ना ही कोर्ट इसमें मोटर लेते हैं, ना ही राजनीतिक दल इस पर लगा, क्योंकि उसको तो चाहिए कि आप विकलांग बने रहिए, हमारे आश्रय पर रहिए, आप ही का पैसा आपको दे रहा है। ये जो फ्री में आटा दिया जा रहा है, मोदी जी घर से आ रहा है कि योगी जी घर से आ रहा है? वो जो अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटा था वो सफेद से आया था, या जो नीतीश कुमार, वो हमारा ही पैसा है, लेकिन हमको लग रहा है कि हमको नीतीश कुमार दे रहे, हम नीतीश को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि हमको समझने की शक्ति दिया ही नहीं लोगों ने, फ्री एंड फेयर रखा ही नहीं हमको हमेशा दबाव और लालच में रखा। इसीलिए इन सब चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मोदी जी इस बात को समझ रहे हो कितना ही ईमानदार है। अगर एक कोई मौका, एक थोड़ी सी, अगर कहा जाता है ना कि एनी माइनर परसेंटेज ऑफ रूम, आप समझ ले कि पॉलिटिकल रूम जहां मिला, माइनर परसेंट वो बहुत बड़ा छिद्र कर देगा राजनीतिक दल के लोग। वो बाढ़ में अगर थोड़ी सी कटान होती है तो पूरी गांव बह जाती है, वही हाल होता है। और मोदी जी तो गूढ़ राजनीतिक है, वो इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए वो नो रूम की व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई रूम ना हो। यह जब तक वो इस बात की चिंता करेंगे तब तक सुरक्षित राजनीति रहेगी। और जहां उनको लगा कि मैं एकदम फ्री माइंड हूं, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, अगले दिन कुर्सी खींच जाएगी। यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोदी को अभी बहुत दिन तक रहना चाहिए। देखिए, पुराने सरकारों की बुराइयां दिख रही हैं, नहीं कहना चाहिए। मैं वापस अदालतों से माफी मांगते हुए कहता हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कोई स्वस्थ मानसिकता वाला आदमी कैसे कहेगा कि हर पुरुष स्त्री है और हर स्त्री पुरुष है। यह बात मेरे भेजे में नहीं घुस रही है। मैं बार बार सोचता हूं कि मेरे में स्त्री कहाँ है। मैं बार बार सोचता हूं, क्योंकि ना तो मेरा मन स्त्री वाला है, ना तन स्त्री वाला है, ना हरकत स्त्री वाला है, तो फिर मैं स्त्री कब और कैसे?
अगर जज साहब कहते हैं कि पुरुष को स्त्री का सम्मान बराबर करना चाहिए और स्त्री को पुरुष का करना चाहिए, तो यह समझ में आती। लेकिन मैं स्त्री भी हूं, मैं पुरुष भी हूं, यह बात समझ में नहीं आती है। यह कॉलेजियम का भारतीय जज का ही कहा सकता है। और भी बहुत सारे मैटर है। इसीलिए वो डायलॉग है ना कि सरकार चाहे जिसकी, वो सिस्टम मेरी है। तो सरकार और सिस्टम दोनों आने के लिए 15-20 साल सरकार चाहिए, क्योंकि एक बार जज भर्ती होता है 10-15 साल रहता है, उसको रिटायरमेंट में 10-15 साल लग जाता है। तो अगली पौध रोपने के लिए जो बीजारोपण चाहिए उसको टाइम उतना तो मोदी को मिल ही चाहिए। आज स्थिति देखिए कि आदरणीय पिनवाल द्विवेदी जी तो फौज के आदमी हैं। हमारे पास फौज में इस्तेमाल होने वाला मग जो पैखाने में लेके जाते थे ना, वो भी बाहर से आता था। आज हम गोला बारूद और फाइटर प्लेन दुनिया को दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जिस बोफोर्स तोप की दलाली में राजीव गांधी की सरकार चली गई थी, उस स्वीडन को हम बोफोर्स तोप से बढ़िया उत्तम क्वालिटी का तोप उसको दे रहे हैं। मतलब जिस तोप को हम खरीद करके हमारा एक सरकार चला गया, वो देश आज हमसे तोप ले रही है। यह इस देश के खुला अर्थव्यवस्था और मोदी जी की दूरगामी नीतियों का नतीजा है। तो यह सरकार को कुछ दिन चाहिए। इसीलिए ईमानदार है यह कहने की जरूरत नहीं है, आप उनके प्रति राजनीतिक ईमानदार रहिए। और मतदान के टाइम में यह बात जरूर याद रखिए। ये मत सोचिए कि आपका नाम श्रीकांत सिंह है और आपके सामने प्रेम नवत दीदी को टिकट दे देगा, भाई तो ब्राह्मण है, हम तो उसको टिकट वोटे नहीं देंगे। या द्विवेदी जी का कि भाई राकेश परमार तो नाम से राजपूत लगता है, इसको हम कैसे वोट दें। हम इसी में बट जाते हैं, इसीलिए राजनीति से छट जाते हैं। हमें यह नहीं देखना है जिस तरह से मायावती का वोटर हाथी देखता है और कुछ नहीं देखता, समाजवादी पार्टी का वोटर साइकिल देखता है, कुछ नहीं देखता, राजभर का वोटर छड़ी देखता है, कुछ नहीं देखता। हमें भी अपना निशान देखना है, कुछ नहीं देखना है। जिस दिन यह नहीं सोचेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। अलग बात है कि हम रोज मांग करेंगे कि आरक्षण बड़ी बुरी है, उसको हटाओ, लेकिन मतदान के दिन आरक्षण के नाम पर सरकार नहीं गिराएंगे, क्योंकि सरकार रहेगी तब तो हमसे मांग करेंगे। जो सरकारें थी वो मांग भी नहीं होने देती थी, तो कैसे काम चलेगा। तो ये मतदान के टाइम में सोचिए। और समय ज्यादा हो गया, मुझे माफ करें। एक बार अंत में यही कहूंगा कि शरद पवार का जो ये पावर पंच है वह बहुत बड़ा मैसेज है राजनीतिक एकता वाले लोगों को कि भाई अगर आप राजनीतिक एकता चाहते हैं तो मुझे मेरे हैसियत से ज्यादा दीजिए, नहीं देंगे तो भोजपुरी में कहावत है कि ना खेल अब ना खेल देव, खेलवे बिगाड़ देव। तो शरद पवार ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेले बिगाड़ देंगे। इसलिए उनको खेल में उचित स्थान दिया जाए। और कल क्या होगा या आगे आएगा, आज के लिए यही है कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।